हेलो एवरीवन, जनवरी जेई मेन 2024 का एनटीए स्कोर सबको नजर आ गया है, सबको दिखाई देने लग गया है। आईआईटी का सपना आप लोगों ने देखा है। अप्रैल सेशन की भी आपको थोड़ी बहुत चिंता चल रही होगी कि अगर आपको जनवरी का स्कोर अच्छा करना है या इम्प्रूव करना है तो वो आप अप्रैल में कैसे प्लान करें, और साथ में ये भी लग रहा होगा कि एडवांस की तैयारी को कैसे बैलेंस करें। तो वो बैलेंस्ड प्लान हम आपके साथ मैथमेटिक्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लान को आप स्टार्ट करें। थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस की जर्नी थोड़ी कठिन तो होती है और उस कठिनाई को तय करना हम लोग आपके साथ हैं। उस कठिनाई के लिए आप लोग उस तपस्या के लिए तैयार हो जाइए। वो प्लान हम आपको शेयर कर रहे हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। पूरा का पूरा रोड मैप आपको बताएंगे कि कैसे एक बैलेंस तैयारी के साथ आप अपने आईआईटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे जे एडवांस के बारे में। दूसरा कि मैथमेटिक्स में रीडू कैसे करें और कैसे उसको पढ़ा जाए। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करें कि पिछले 10 सालों के पेपर्स मैथमेटिक्स में बहुत काम किए हैं, उससे आपको एक बूस्ट मिलेगा पिछले 10 सालों के पेपर्स की वजह से, कि वो बूस्ट जो आपकी तैयारी है उसमें बिल्कुल एकदम से टच मिलेगा, एक्स्ट्रा टच मिलेगा कि आपने पिछले 10 सालों के पेपर तैयार कर लिए हैं। तो और आपको उसको तैयार करना है सीआरपी मोड पे। सीआरपी का मैंने एक ऐसा नाम दिया है, इट्स ए गुड मोड, है ना, कंसेप्चुअल रिगरस प्रैक्टिस। आपको कंसेप्चुअल रिगरस प्रैक्टिस करनी है, मतलब बिल्कुल उस पर लग के काम करना है। तो आप पीवाईक्यू करते हैं, गलती कहाँ होती है कि आप क्या है पीवाईक्यू करके देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया और बस, और कंसेप्ट याद कर लिया। नहीं, आपको उसका आंसर तक पहुंचने के लिए रिगरस प्रैक्टिस करनी है और उस सवाल को सॉल्व होने के बाद उसके ऊपर थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन आपको करना है। तो इस तरह से आपको सीआरपी मोड के थ्रू तैयारी करनी चाहिए। बिना चिंतन और मनन के अच्छे सवाल सॉल्व करने में आपको तकलीफ होगी, या फिर आसान सवाल भी आपसे आइडेंटिफाई होना छूट सकता है। दूसरा हम लोग प्लान बनाएंगे, आपको वीकली प्लान कैसे बनाना है। तीसरा टिक टैक टेबल, कि आप अपने प्लान को ट्रैक कर सकें कि कैसे एक टेबुलर फॉर्म में आप अपने अलमारी में अपने जो कबर्ड है उसके ऊपर लगा के रखें या दीवार पे लगा के रखें कि ये टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, इस बार आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवा रहा है जे एडवांस, और टेंटेटिव डेट, जो डेट अनाउंस की गई एग्जाम डेट 26 मई है, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का टाइमिंग यहाँ आपके सामने 9 से 12 और 2:30 से 5:30 होगा। तो पेपर का पैटर्न कैसा होता है, हर बार चेंज हो जाता है। जैसे पिछले साल 17 क्वेश्चन आए थे एक पेपर में, टोटल 34 क्वेश्चन थे एक सब्जेक्ट में, तो यूजुअली 18 या 19 आ रहे थे, कभी 20 आ रहे थे। तो ये पैटर्न चेंज होता रहता है। पेपर का जो पूछने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, तो सवालों का जो लेवल है वो भी बदलते रहते हैं। वो अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट में लेवल भी चेंज कर देते हैं, लेकिन सिलेबस सेम है। सिलेबस जो पिछले साल था वही इस साल रखा गया है, तो उसी को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। दूसरा, जो चैप्टर का वेटेज है 2021, 22 और 23 में, हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस चैप्टर से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग सभी चैप्टर से, डिपेंड करता है उनकी चॉइस के ऊपर। सर्कल से यहाँ 21 में 3 पूछे तो यहाँ पर एक ही पूछा। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न, रैंडम पैटर्न ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे गए। डेफिनेट इंटीग्रेशन जरूर कभी कभी वेटेज ज़्यादा ले जाता है, यहाँ पर 6, 3 और 2 सवाल पूछे गए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले साल एक सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से वापस 2-4 सवाल और पूछ लिए जाए। तो ये वेरिएशन चलता रहता है। तो इस बात को समझते हुए आप अपनी तैयारी को, ये वेटेज एनालिसिस है, ये आप अपने पास सेव रख लें, और अपनी तैयारी को आप ये मान के चलें। आप ये ना सोचें अभी इस समय कि मेरा ये चैप्टर वीक है तो मैं इसको बाद में करूँगा। हम ये सोचें कि हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें हर एक चैप्टर का कम से कम पीवाईक्यू आना चाहिए। बस मोटिवेशन ये रखना है कि हर चैप्टर का पीवाईक्यू या मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है पिछले 10 सालों का, वो हम तैयार करके रख लें। अब कम हो जाएगा, एक मिनिमम तैयारी हमारी होगी, थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा तैयारी जो जरूरी होती है वो हम वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी चैप्टर आपको, जैसे यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी के यहाँ 5 सवाल, यहाँ 3 सवाल, यहाँ 5 सवाल पूछे गए, तो वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी से यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए, यहाँ पूछ ही नहीं रहे थे। तो हाँ, कोई फिक्स
क्राइटेरिया नहीं है कि इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से कम। यहाँ पर पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बनाना चाहता है। पेपर बैलेंस आता है, उसमें सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, ये समझने वाली बात है। तो आपको अपना माइंड भी बैलेंस रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो माइंड की बात आती है तो हम लोग समझते हैं कि हमारा माइंड आखिरकार, हमारा जो ब्रेन है वो काम कैसे करता है। ब्रेन बच्चों काम करता है खुद के विश्वास से। हम कई बार क्या होता है, हम सोचते ज़्यादा है और काम कम करते हैं, तो ब्रेन उसी हिसाब से रिएक्ट करता है कि सवाल जब सामने आएगा ना तो आप सोचोगे ज़्यादा और आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपने ख्याली पुलाव नहीं पकाने। तो इन चीज़ों को समझते हुए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन की वर्किंग को समझते हुए काम करेंगे। ब्रेन काम करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आपको अपने आप को उस सांचे में डालना है कि जितना भी कठिन सवाल आए डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अगर आप डरेंगे ज़्यादा तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। आप हर नए सवाल के साथ डरना शुरू कर देंगे, जे एडवांस आपसे नहीं होगा। आप ये सोचना शुरू करें, कोई बात नहीं, सवाल कठिन लग रहा है ना, शक्ल ही तो खराब लग रही है ना, लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है ना, तो उस डर को सबसे पहले जीतना ज़रूरी है। आप उस सवाल को अटैक करना शुरू करें, आप उस डर को जीतना शुरू करें। कई बार क्या होता है कि सवाल की जो अपीयरेंस है वो बड़ी भारी सी होती है और हमने उस भारी सी अपीयरेंस को देखकर उस सवाल को स्किप कर दिया। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी उस पर कॉन्सेंट्रेट किया होता और उस भारी अपीयरेंस से कुछ काम के एलिमेंट निकाल लिए होते, क्या पता वो सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता। गलती हमारी यहीं पर होती है कि हम ब्रेन की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, हम खुद को नहीं समझ पाते कि हम ये सोचते हैं कि हमें अपने डर को जीतना है। सवाल बड़ा है, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए सवाल, जो बड़ा सा सवाल आ रहा है, वो बड़ा सा सवाल वाकई में टफ सवाल है? नहीं, हो सकता है कि वो आसान सवाल हो। तो सवालों के हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस करना है, ढालना है, तो अपने ब्रेन को वैसे ही ट्यून करना है। तो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपनी ब्रेन की वर्किंग को पहचानो। ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसा आप सोचते हो। आप डरते हो तो ब्रेन एग्जाम में डरेगा। आप लड़ना जानते हो, ब्रेन लड़ना सीख जाएगा। आप जिस सांचे में अपने आप को ढालोगे, अपने दिमाग को ढालोगे, उसी सांचे में वो एग्जाम में आपके लिए परफॉर्म करेगा। तो आप अपने ब्रेन की वर्किंग को सही करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। सवाल आने के बाद डरने की जगह उस पर अटैक करना शुरू करो। कोई बात नहीं हो रहा, लेकिन आपने एफर्ट तो लगाया। सॉल्यूशंस देखो, क्या वाकई में सॉल्यूशंस देखने चाहिए। यहाँ पर बात वही निकल के आती है। हाँ चाहिए भाई, ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे कैसे देखने, मैं समझाता हूँ। केवल सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्यूशन देखने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस करना है। अपने ब्रेन को, वो कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन में वैचारिक द्वंद्वों की बौछार करनी है ताकि आप उस सवाल से दोस्ती हो जाए। जो सवाल आपको डरा रहा था उससे आपकी दोस्ती हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर कोई टफ सवाल आपके सामने आ रहा है, आप उसके साथ फाइट करके उससे निकल जाए तो वो आपके साथ परमानेंट सेटल हो जाएगा। तो ये उस हाउ का जवाब है जो मैं देना चाहता हूं कि आप डरने की जगह उससे फाइट करना सीखें। जब आपने फाइट करना सीख लिया ना तो आप खेलना शुरू कर दोगे। 2, 5 दिन, 10 दिन, अगर आपने रोज फाइट कर रहे हो, रोज फाइट कर रहे हो, कब तक आप हारोगे? 10 दिन बाद आप जीतना शुरू कर दोगे। ये एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। यही ब्रेन की प्रक्रिया है, ऐसे ही ब्रेन काम करता है। आप जिस सांचे में ढालोगे वही सांचे में आपका सोच ढलता चला जाएगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होता जाएगा, बुरा सोचोगे बुरा होता जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स हटा दो अपने दिमाग से। बस ये सोचो कि कठिन है ना, टफ है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे अकेले के लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। जो इन टफ से लड़ लेता है वो जीत लेता है। तो नेगेटिव थॉट्स हटा दो। सॉल्यूशंस देखकर भी अपने ब्रेन को आप सपोर्ट कर सकते हो वर्किंग में। हाँ, ये कोशिश करो कि जो सॉल्यूशन देख रहे हो वो आपके पास, आपके ब्रेन में सेटल होता जाए, ताकि आपको 10-15 दिन बाद ज़्यादा सॉल्यूशंस देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, मतलब आपने अपने आप की वर्किंग से ब्रेन को ट्यून कर लिया है। हो सकता है 10 दिन बाद किसी को ट्यून होगा, किसी का 20 दिन बाद होगा। तो वो ट्यूनिंग के लिए ही मैं आज ये सेमिनार ले रहा हूँ, आज ये सेशन ले रहा हूँ, आज ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वो ट्यूनिंग इंपॉर्टेंट है, वो फाइन ट्यूनिंग ब्रेन की इंपॉर्टेंट है। कि वो ट्यूनिंग करने में किसको कितना टाइम लग जाए पता नहीं, तो मैं क्यों ना बच्चों को बता दूं राइट टाइम पर, राइट मोमेंट पर। क्या पता कोई बच्चा इस सेशन को देखकर अपने आप को जागृत कर ले और वो अपने सपने को पूरा कर ले। सबसे पहला है ब्रेन को ट्यून करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता आपको आप अभी तक कहाँ थे, ये सोचो कि आपको कहाँ जाना है। और केवल बातों से काम नहीं चलना है, आपको मेहनत तो करनी है, रोज 12 घंटे पढ़ना है। 12 घंटे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 12-14 घंटे ज़्यादा यूजुअली सही होता है। तो 12 घंटे आप मैनेज कर सकते हो, जितना मैनेज करो, 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, जितना मैनेज कर सकते हो उसको इस तरह से ट्यून करो ब्रेन को कि हाँ मैंने जो किया है वो परमानेंटली मेमोरी में सेव हो गया है। मेमोरी में सेव होने के बाद ही आप किसी नए सवाल पे अटैक कर पाओगे, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कठिन सवालों को सोचने की, कठिन सिचुएशंस को सोचने की, पजल्स को सॉल्व करने की। क्योंकि जब सवाल बड़ा सा आता है ना, तो वो पजल के रूप में आता है, आपको उसको वेरियस एलिमेंट्स निकालकर उस पजल को सॉल्व करना होता है मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू। तो वही आपको अपने ब्रेन की वर्किंग को समझना है, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। फील क्या होता है, बोलते हो ना फील नहीं आ रही या सवाल नहीं समझ में आ रहा, तो एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूं। केवल सवाल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, वही बोल रहा हूं, एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन और फॉल्स फीलिंग ऑफ कंप्लीशन। क्या होगा, बच्चे पीवाईक्यू लगाते हैं लेकिन वो फॉल्स फीलिंग ऑफ कंप्लीशन के साथ लगाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी खत्म करना होता है। भाई ऐसा नहीं करना है, जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना है। जल्दी खत्म कर लिया आपने, सिलेबस खत्म कर लिया, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर टाइम दो, बहुत ज्यादा टाइम भी मत लगाओ लेकिन बहुत जल्दी मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेपर अटेम्प्ट किया, 3 घंटे का पेपर था फुल सिलेबस टेस्ट का, 3 घंटे का पेपर आपने अटेम्प्ट किया और आपने उसके एनालिसिस में मात्र 1.5 घंटा दिया, वो गलत है। जब आप उसमें प्रॉपरली 3 घंटा दोगे तो आपको एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आएगी, क्योंकि उसमें मतलब 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का एनालिसिस जब आपने करना शुरू कर दिया, आपका ब्रेन कठिन सवालों के लिए ट्यून होता चला गया, तो वो एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन में आएगा। आपने वाकई में उसका एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, तो ये एग्जैक्ट लेवल पर जाइए। अजम्पशन मत कीजिए कि आपसे सॉल्व हो गया है। अगर आप अजम्पशन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ये तो करना ही नहीं है। डू नॉट अज्यूम कि ये सवाल आपको आ गया। जब तक उसका फाइनल आंसर आपने अपने हाथों से सॉल्व करके नहीं निकाल लिया हो, तब तक वो अजम्पशन, वो फीलिंग जो है वो गलत होगी। रीड करके आंसर नहीं आएगा, आपको पूरा लिख कर, चाहे वो कितना ही आसान सवाल हो, आपको एग्जैक्ट जैसा उसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन पूरा आपको एज इट इज लिखना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिखना है, तभी वो एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन में कन्वर्ट हो पाएगा। ये बात समझना है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को करें। जल्दबाजी में बहुत ज्यादा करने की जगह सेलेक्टिव करें, सेलेक्टिव चीजों करें। ये मत सोचें कि कोई बुक उठा लेंगे, इतनी सारी किताबें आती हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना आपको गाइड किया जा रहा है आपको उतना करना है, उतना भी कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप कठिन सवालों को डील कर रहे हैं। आपका ब्रेन ट्यून करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात बहुत जरूरी है। तो थ्योरी नोट्स बैठ के रीड करना, थ्योरी नोट्स वही बात आ रही है, रीड तो करना ही नहीं होता है ना, रिवाइज करना है नहीं, हमें रीडन करना है, हमें दोबारा सॉल्व करना है। हर चीज, कोई भी चीज आपको पढ़नी नहीं है, आपको लिख के सॉल्व करनी है, लिख कर ही सॉल्व होगी। बस क्लियर है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इतने समझदार हो तुम लोग, ठीक है। दूसरा, किसी चैप्टर को रीडू कैसे किया जाए। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन एक भारी चैप्टर आपको पता है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज हैं। तो भैया नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, अब नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना अभी। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ले लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो ले लो, या अच्छे क्वेश्चंस ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर लो मैथ्स में। ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं मैं मैथ्स के लिए दे रहा हूं। नोट्स पढ़ने चाहिए, मतलब किस तरह से पढ़ने चाहिए मैं समझाता हूं। एज इट इज 0 से लेकर नोट्स पढ़ने में टाइम नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर नोट्स के क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक चैप्टर में मान लो 80 क्वेश्चंस है, तो आप इन 80 क्वेश्चंस को नंबरिंग कर लो पहले तो अपनी कॉपी में, और नंबरिंग कर लो अपनी नोट्स कॉपी में। उसके बाद बैठ जाओ और लाइन से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, डू नॉट राइट क्वेश्चंस, जस्ट सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। तो इस तरह से नोट्स तैयार करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। पूरा लाइन से थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में केवल क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स तैयार हो जाएगा। 80 सवालों से आपका नोट्स रिवाइज हो गया। मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे नहीं कर सकते, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे वो करो, जो टफ आपको लगे थे वो करो, और पीवाईक्यू जो मैंने कहा एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन के साथ कम से कम 10 सालों के पीवाईक्यू, पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको करके जाने चाहिए, और बिल्कुल अच्छे से रगड़ के करके जाने। जैसे मैं अगर कहूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में पिछले 10 सालों में 45 क्वेश्चन के आसपास पूछे हैं, अप्रॉक्स 45 क्वेश्चन पूछे, तो आपको 45 के 45 पता होने चाहिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ज्यादा नहीं है, मतलब नोट्स के सवाल 45 क्वेश्चन हो गया, डेफिनेट खत्म। इस तरह से तैयारी करो यार, वेटेज भी तो अच्छा है। तो ये पॉजिटिविटी अगर अपने अंदर नहीं लाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो ये करना है कि हाँ इतने से काम चल जाएगा, तो पहले खुद पे बिलीव करना शुरू करो कि हाँ भाई इतने से काम चल जाएगा, चल जाता है।
अच्छे से चलता है, खुद पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स कैसे करना है मैंने बताया, पूरा पूरा ये क्रॉस इसलिए कंप्लीट नहीं पढ़ना है, कंप्लीट थ्योरी नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ आपको मैनेज करना है। बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चंस के सहारे आपको चलना है। तो अपना जो डर है वो वही मैंने बता दिया कि डर है तो लेंथी कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन करने से डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर ये सवाल बहुत लेंथी जा रहा है, मेरे से नहीं हुआ, लेकिन आप एंड तक जाएं सवाल के आंसर तक, क्योंकि वो जो लेंथी क्वेश्चंस है, लेंथी कैलकुलेशन है, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर लेंथ क्या होती है। तो आपकी रफ कॉपियां भर जानी चाहिए। अब रगड़ो अपने आप को। सर स्मार्ट कैलकुलेशन कब सीखेंगे? सीख जाएंगे, उसी के साथ साथ आप सीखोगे, क्योंकि सॉल्यूशन एनालाइज करने को बोला ना, जो सॉल्यूशन एनालाइज हो रहा है ना, उसकी कीमत आपको तब समझ में आएगी जब आपने ये किया है। अगर आप ये नहीं करोगे तो छोटे सॉल्यूशन की कीमत आपको समझ में नहीं आएगी। और कोई चीज बिना कीमत दिए मिल जाती है ना, तो बेटा वो किसी काम की नहीं होती, ये बात याद रखना। तो आपको तपना पड़ेगा उस सवाल के अंत तक। अगर सवाल लेंदी जा रहा है तो कितने सवाल लेंदी हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे यार, करो उनको। वो जो तपस्या है ना, वो जो रगड़ाई है, वही काम आएगी। फिर उसके बाद जो छोटे सॉल्यूशंस हैं उनसे आप लर्निंग कर सकते हो। वो लर्निंग आपको एक बढ़िया आपकी नॉलेज में ग्रेस देगी, वो रिवार्ड देके जाएगी एग्जाम के समय। तो वो बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूशंस देखकर इनहेरिट मत करो, पहले रगड़ो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। लेंथी कैलकुलेशंस के लिए आप अफ्रेड ना हो, डरे नहीं, आपको करनी पड़ेगी। तो खुद का डिलेमा क्या होता है? सपना देखना। सर सपने कैसे होते हैं? अच्छा 33% कट ऑफ गई थी ना, ठीक है, तो मेरे को इतने इतने करने। 43% गई थी ना, इतने इतने करने। हमने पहले ही अपने आप का स्तर नीचे गिरा लिया कि हमें करना ही इतना। अरे भाई मैं मानता हूं कि बोलता हूं, बोला जाता है कभी कभी कि भैया इतना कर लो, वो इसलिए कि आप इतना तो करो, लेकिन अभी आपके पास समय है। अभी आपके पास समय है कि आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैंने बताया। 150 क्वेश्चन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। कम है क्या? पॉजिटिव सोचो ना यार। 150 क्वेश्चन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है जिसका वेटेज है 4 से 5 सवाल। तो आप सब कुछ करने की कोशिश करो। अपना एटीट्यूड ये समझो कि आपको करना सब कुछ है। ठीक है, तो डे ड्रीमिंग नहीं करना है कि इतना करने से ये आईआईटी मिलेगा, इतना करने से ये मिलेगा, ये रैंक आएगी। ऐसे सपने कैलकुलेशन नहीं करने। तो कैलकुलेशन करना बंद करो, डे ड्रीमिंग करना मत बंद करो। केवल एक काम करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, लिखो लिखो लिखो, और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही करना है भाई। तो यही अपने अंदर द्वंद्व होते हैं, चलते रहते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि सर वो लड़का तो ऐसा है, वो तो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है तो उसका तो हो जाएगा, वो ज़्यादा पढ़ रहा है, वो मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है, मैं तो इतना ही कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। हम खुद को भी जज कर रहे हैं और दूसरों को भी जज कर रहे हैं। क्या पता भाई वो किताबें पढ़ के कुछ और सोच रहा हो, जैसे तुम सोच रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सपना देख रहे थे, किताब सामने खुली है, सोच कोई और रहे। तो भाई दूसरे के बारे में जज मत करो, ये देखो तुम्हें क्या करना है। तो ना तो है ना, और तुम खुद के बारे में ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, अपने आप को ज्यादा होशियार मत सोचो। माइंड को बैलेंस रखो। रोज पढ़ाई करनी है, रोज पढ़ाई करनी है, रोज पढ़ाई करनी है। आप सुबह एक काम तय करो, उस कार्य को शाम तक अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से खत्म करने की कोशिश करो। बस आपका दिन निकल जाना चाहिए। अगर आपने मेहनत करी, ऐसे काम रोज किया है, आपने रोज सुबह का टारगेट लिया है और शाम को अचीव किया है, या शाम को आपने उसका 80-90% भी अचीव किया है, बस इतना ही है और सो जाओ सुकून से। कुछ नहीं करना है, बस रोज का काम रोज करना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो वही बात आ रही है कि जजमेंट्स नहीं करना है। और मेमोरी इक्वल टू मैथ्स। भैया बिना मेमोरी के मैथ्स नहीं होती। हम तो एग्जाम में बाद में सॉल्व कर लेंगे सर आइडिया चाहिए, सर हिंट चाहिए, बस हिंट दे दो। अच्छा ये हिंट है ना, अच्छा अच्छा ये करना था, ये करना था, ये करना था, अच्छा इसमें d<0 लगा दो, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन ये हो रहा है, अच्छा अब मैं कर लूंगा। मतलब हमने क्या किया, वर्बली उसको पढ़ लिया और बस सोचा कि हाँ अब तो हो गया। नहीं, आपको पूरा एंड तक आंसर निकालना है, क्योंकि जो एंड तक आंसर निकलेगा ना, वो आपकी मेमोरी में सेव होगा, और वो मेमोरी आपकी आगे की मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। आपसे कोई नया सवाल, अनजाना सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जो आपने नहीं देखा है। यही तो जेईई एडवांस है।
नया सवाल उस मेमोरी की वजह से सॉल्व होगा जो आपने उस पर दी है। तो इस टेक्निक को समझें। आपको याद होना चाहिए जो आपने किया है प्रोसेस, तो प्रोसेस को ध्यान रखना सीखो। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप नए सवाल पर अटैक कर पाओगे। बैकलॉग क्या होता है? सर मेरा इस चैप्टर में बैकलॉग है, मेरे को सीक्वेंस नहीं आता, मेरा बाइनोमियल अटका हुआ है। अरे कुछ ना होता, अब समय खत्म हो गया, अब ये सब नहीं रोना है। बैठो, सवाल लगाओ, अटकोगे, बताए ना, सॉल्यूशन देख के खुद पे रिसर्च करो। 5-7 सवालों में ब्रेन काम करना शुरू हो जाएगा, बैकलॉग खत्म हो जाएगा। बैकलॉग एक केकड़ा है, मतलब क्रैब है जो आपको पकड़ के नीचे खींचता है। नहीं, तेरा बैकलॉग है, तेरा आईआईटी में नहीं होगा, पकड़ के नीचे खींचता है। बैकलॉग ये है, ये वो केकड़ा है जो एक अच्छे बच्चे को भी कमजोर कर सकता है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस उसको ये बता दो कोई, बेटा तेने पीएनसी नहीं पढ़ी ना, तेरा आईआईटी में नहीं होगा। उसके सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, बेटा तेने पीएनसी नहीं पढ़ी ना, तेरा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, पीएनसी नहीं होगा, 5 क्वेश्चन तो इन्हीं से आएंगे, नहीं होगा। अरे भाई, बाकी सब में वो फोड़ के आएगा। उन 5 की वजह से अगर बाकी सवाल गलत कर दिए, उसका रैंक क्या तो खराब हो जाएगी, वो नेगेटिव सेंस में चला जा सकता है। तो बैकलॉग केकड़ा है, समझे मेरी बात को? तो इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तो बोल ही रहा हूं कि सारे चैप्टर्स करो, ठीक है, करना ही पड़ेगा ताकि ये हावी ना हो। टच तो लेके जाओ, एक ओवरव्यू तो लेके जाओ। तो ये बात ध्यान रखो, बैकलॉग का ध्यान रखना है और इससे डरना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, अपने आप डर खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मतलब इतना हमने तपस्या करी है कि अब किसी सवाल से डर ही नहीं लगता, इतनी मार खाई है कि अब मार से डर नहीं लगता। तो अब सवाल भी आपको ऐसे ही पीटते हैं, आपके ब्रेन को ऐसे ही पिटाई करते हैं सवाल भी आपकी ब्रेन की। तो बस इतना रगड़ लो कि सवाल से डर लगना ही खत्म हो जाए और ये केकड़े वेकड़े सब गायब हो जाए, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखो। तो कुछ बढ़िया लाइन से सोचना वही पॉजिटिव है। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बहुत प्यारी सी चीज है, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that is why we call it the present। मतलब आप रोज का टारगेट रोज लो, सुबह प्लान करो, आज को खत्म करो, दैट्स इट। क्या हुआ था पहले मत सोचो, आगे क्या करना है मत सोचो, रोज का रोज करना है, ताकि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास हो। तो कोई नेगेटिविटी नहीं, पुराना नेगेटिविटी हटा दो, आने वाली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। आज ये सुबह काम लिया है, शाम तक खत्म करना है, तो आज को जियो, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूं, और इस सोच के साथ जियो कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। तो क्या हमें अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। किस तरह से देने चाहिए? मैंने वही बोला, अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर है तो अभी जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे तो आपको थोड़ा सा ग्रे एरियाज नजर आएंगे, आपको यहां कमजोरी नजर आएगी। उन कमजोरी को आप सवालों के सॉल्यूशंस देखकर अपने आप को सही करते जाओ। बताया मैंने अभी कैसे सही करना है, तो सही करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हर हफ्ते एक दो मॉक टेस्ट दो, अपने आप आपके अंदर वो ज़ील आ जाएगी, नहीं मुझे कंप्लीट करना है, नहीं मुझे कंप्लीट करना है। उन सवालों के थ्रू आपको चैप्टर तैयार होता जाएगा, देखते देखते तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन देखते देखते तैयार हो जाएगा, और बाकी जब आपको टाइम मिलेगा तो आप नोट्स रिवाइज करके कर ही लोगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा सवालों को लेकर। जब डर खत्म हो गया तो हम एडवांस के लिए तैयार हो गए। सच्चाई तो यही है, सारा खेल डर का है बच्चों। डर को भगाने के लिए फुल सिलेबस टेस्ट दो। अगर आपको फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में बंद कर सकते हो, लेकिन अपने डर को जीतना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसलिए एक बार देना चाहिए। चलो वीकली प्लानिंग कर लेते हैं, कैसे हमें प्लान करना है। तो आज जो सेशन अपना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से आप इस सेशन पे मनन करने के बाद मंडे से अपनी प्लानिंग शुरू करोगे। तो यहाँ पर मैं वीक 1 का प्लान लेके आ रहा हूँ, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी से, और 3 मार्च तक का प्लान मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। हो सकता है जो बच्चे अभी बोर्ड दे रहे हैं, जिनका बोर्ड है, तो वो बाद में प्लान कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 दिन बाद प्लान कर लें, कोई दिक्कत नहीं है जब आपका बोर्ड खत्म हो रहा है, लेकिन आप स्टार्ट कर दें। तो चैप्टर 4 क्लास 11th, ये चैप्टर से आप स्टार्ट करें, बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट करें। हाँ, काफी बच्चों को नहीं आती ना, इसीलिए तो डर को जीतना जरूरी है। स्टार्ट करो, कैसे भी स्टार्ट करो,
जेईई मेन के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एडवांस तक लेके जाओ, नोट से स्टार्ट करो, पीवाईक्यू से एडवांस तक लेके जाओ, अपने डर को जीतो, अच्छे सवाल करो, हो जाएगा। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स एडवांस में आता है। तो स्टैटिस्टिक्स में कौन से प्रॉब्लम्स करने, जो जेईई मेन में अच्छी प्रॉब्लम्स आई है वैसी प्रॉब्लम एडवांस में आ सकती है, वो कर लो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, क्लास 12 के चैप्टर्स जो आपको पिक करने चाहिए इस समय, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फंक्शन से स्टार्ट नहीं करते बेटा पढ़ाई, यही तो खास बात है, यही तो खास बात है। रिवीजन ऐसे स्टार्ट नहीं किया जाता, आप ऐसे स्टार्ट करो, ढंग के चैप्टर लो, ठीक है। क्या करना है, एक दिन में एक चैप्टर करना है। कैसे करना है मैंने अभी बताया है ना, उसके हिसाब से प्लान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ और खत्म करो, ठीक है। तो आराम से हो सकता है, तो यू कैन डू दिस, पॉजिटिव सोचो। दूसरा, वीक 2 ये रहा आपका जो शुरू हो रहा है 4 मार्च से 10 मार्च तक। और कर सकते हो, ऐसा मत सोचो सर एक दिन में एक चैप्टर कैसे होगा, करना है, मतलब करना है, उसमें पॉजिटिविटी लेके आनी, करना है, कोशिश करो 50 सवाल के अंदर चैप्टर खत्म करना है, तो 50 सवाल छांट लो। नोट्स के आसान सवाल क्यों करते हो, कठिन सवाल उठाओ, उल्टे से शुरू करो नोट्स, क्यों नहीं होगा, क्यों बेसिक से शुरू करो, हो गया बेसिक, हो गया जेईई मेन, निकल गया, ठीक है। 10 अच्छे प्रॉब्लम 50 आसान प्रॉब्लम के बराबर होते, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो क्लास 11 के चैप्टर वीक 2 में आप उठा लो, कोऑर्डिनेट शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इंटीग्रल कैलकुलस कवर करो। तो हाँ, इसमें टाइम लगता है, तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी चैप्टर है, तो उसके काम की चीज़ कर लो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह इस तरह की चीज़ें कर लो। समझ में आई मेरी बात, जिसके सवाल आते हैं, या फिर कुछ फॉर्मुलेज देख लो तो वहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे सवाल आपको नोट्स में लगे थे वो नोट्स के सवाल कर लो, सारे मत करो, तो वो सेलेक्टिव सवाल कर लो और फिर पीवाईक्यू आप कर सकते हो, ठीक है। बाद में इंडेफिनिट और डेफिनेट और डिफरेंशियल और एरिया पे ध्यान दो। इस वीक में इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इनसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, मतलब इनफैक्ट ये इंटीग्रल कैलकुलस लगभग मैथ्स का कट ऑफ तो क्लियर करा ही देता है, मैथ्स में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, तो इस पे भी ध्यान दो। तो हाँ, दे सकते हैं अपन, पूरा हफ्ता इसमें डेडिकेट करो, हो जाएगा। कैसे होगा ये मत सोचो, सर टफ लगता है ये मत सोचो, स्टार्ट करो, करते करते हो जाएगा। हम उसको देखने शुरू करते हैं और इंटीग्रेशन को सांप बोल देते हैं और इसको देख के बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, स्टार्ट करो। आसान सवाल में टाइम वेस्ट मत करना, मतलब बच्चे क्या करते हैं, इंडेफिनिट शुरू किया, सर मैं सारे सवाल लगा रहा हूँ नोट्स के, सर ये सवाल भी आया था, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। इस चीज से निपटने का एक तरीका है, मिडिल में से शुरू कर लो, या तो मिडिल से शुरू करो या एंड से शुरू करो, जल्दी कवर होगा। स्टार्ट से मत करो, स्टार्ट में आसान सवाल होते हैं। और ये मत बोलो सर मुझे शुरू से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना नहीं है बेटा, कुछ नहीं पढ़ना शुरू से, समझिए ना मेरी बात को। तो ऐसे नहीं करना है, मिडिल या एंड से शुरू करो। मैं तो बोलता हूँ एंड से शुरू करो, क्या फर्क पड़ता है, अपने आप रिदम आ जाएगी, क्योंकि किया ना भी जेईई मेन में स्टार्ट से किया, अब एंड से कर लो, हो गई तैयारी। बोला ना, टफ से जूझोगे चीजें आसान होती जाएगी, ठीक है। नाउ वीक 3 डेट्स ये रही आपके सामने, ठीक है। और आप स्टार्ट कर सकते हो क्लास 11 में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब कोऑर्डिनेट खत्म करेंगे। 12th में कुछ है वेक्टर 3D, ये थोड़ा भारी वीक हो सकता है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो थोड़ा आगे पीछे। मैं एक टेंटेटिव प्लान दे रहा हूँ, आप इसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा आता नहीं है, पैटर्न लगभग सेम है इसमें सवालों का, लेकिन सवाल में ट्विस्टिंग बड़ी ज़ोरदार होती है, इसलिए टफ होता है। तो सेम पैटर्न को पकड़ने के लिए आपको कंसेप्ट्स आपको लगभग सारे पता है। वही मैंने बोला, नोट्स के टफ सवाल लगा लो, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके लैंग्वेज का आइडिया ले लो, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं। लैंग्वेज समझ में आ गई, डेटा लिंक हो गया, जो पढ़ा है वो पढ़ाई लिंक हो गई, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें यही करना है। सेम वेक्टर 3D में कैलकुलेशन करनी होती है, इसमें बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वेटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आया है वेक्टर 3D में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यूजुअली बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बने, एक आध सेशन में आया तो अलग बात है, एक आध साल में आया हो एक आध सवाल तो अलग बात है, लेकिन यूजुअली बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिक्स पैटर्न के सवाल आते हैं। अगर ढंग से सोचना आ गया तो आप इमेजिन करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये पूरा वीक आपका कोऑर्डिनेट और 3D पर है, पूरा वीक इमेजिनेशन की पावर को आपको बढ़ा देगा।
लग जाओ और हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक 4 18 मार्च से 23 मार्च तक, संडे भी यहाँ पर इंक्लूड कर लो, और इसमें आपको करना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और इधर करो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, साथ साथ निपट जाएगा। देन 24 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपको अप्रैल की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर मेरा तो 6 अप्रैल को आ जाएगा एग्जाम, या किसी का जल्दी आ जाएगा, जैसा भी जब भी जो डेट चेंज हुई है तो वो उसके हिसाब से पिछला वाला वीक को चेंज कर ले। मतलब अगर उसका जल्दी आ गया तो वो यहाँ से स्टार्ट कर ले जेईई मेन की तैयारी को। देखो जेईई मेन की तैयारी इंक्लूड कर ली, और क्या करना है उसमें, सुबह शाम, सुबह एक पेपर PYQ 2024 का या 23 का, शाम को एक पेपर, और उसका डिटेल एनालिसिस, 3 घंटा पेपर 3 घंटा एनालिसिस, 3 घंटा पेपर 3 घंटा एनालिसिस, और सो जाओ। क्योंकि पढ़ लिया बेटा बहुत, कुछ नहीं होगा उससे ज्यादा पढ़ने से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ नोट्स रिवाइज करने हैं उस तरह से कर सकते हो। तो ये एक सजेशन होता है, बच्चों को जो सूट होता है उसके हिसाब से कर सकते हो। तो इन समय आप क्या करोगे, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देते हो, तो कैसे करने, मॉक टेस्ट देने का तरीका होता है। बच्चे वही बात बोला ना, 3 घंटा मॉक टेस्ट दिया, 1.5 घंटे में आंसर की चेक करी, और जो देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, अच्छा इस तरह से गलत हुए, उनके मार्क्स बढ़ते नहीं है। वो इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि वो 1.5 घंटा देते हैं एनालिसिस में, वो 3 घंटा देने लग जाएंगे, मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे, ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फेथ होना जरूरी है, मतलब उसको वो आपको मेमोरी में डालना पड़ेगा कि अच्छा इस तरह के सवाल ऐसे करते हैं, तो ब्रेन में वो कनेक्शन बन जाएगा। एक बार ब्रेन की वर्किंग को पहचान लिया फिर आप क्रैक कर लोगे। तो ये होता है, क्योंकि आसान पेपर आया था अभी 27 जनवरी को, है ना, बच्चों के स्कोर एकदम से इम्बैलेंस हो गया, है ना, तो वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो आसान पेपर में हमें अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करना है, टफ पेपर में हमें अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। तो दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। तो प्रैक्टिस हर तरह से होना जरूरी है कि कैसी बॉल आने वाली है हमें नहीं पता है, तो उस बॉल को प्ले करने के लिए कैसा हमें बैट को कैसे घुमाना है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और PYQ से अच्छे मॉक टेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट, जैसे जेईई मेन सेशन खत्म हो, आप स्टार्ट कर दें 16 अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन, और अगले वीक में आप प्लान करें TRI, TE और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। थोड़ा हल्का सा वीक होगा, थोड़ा लाइटर वीक है। क्यों लाइटर वीक है, पिछला वाला वीक जो था हैवी था, कुछ वहां से बैकलॉग जनरेट हो गया, वो यहाँ ले आना बेटा। बोला ना बैकलॉग क्रैब है, उसके बारे में सोचते रहोगे, फंसे रहोगे, उस क्रैब से दूर रहो, सोचो मत, आगे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीक है वीक 6, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और यहाँ आप देख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सिलेबस से हट गया है, लेकिन 10-15 सवाल PYQ लगा लेना, 15 क्वेश्चंस PYQ लगा लेना, क्योंकि पिछले साल भी मैंने सेशन में बोला था कि आ सकता है, और 2 सवाल आए थे, हो सकता है इस साल ना आए, तो देखा जाएगा। ठीक है, तो जो 15 क्वेश्चंस PYQ के उतने से लगा लेना और बंद कर देना, ज़्यादा मत सोचना। बाकी सेट्स और लॉगरिथम से अच्छे सवाल आएंगे। सेट्स में वो सवाल लगाओ जो जेईई मेन में पूछे गए हैं, PNC बेस्ड सवाल जो होते हैं वो सारे प्रैक्टिस करो। सेम रिलेशन में भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसमें जेईई मेन के जो PNC बेस्ड सवाल है वो रिपीट करो। तो जेईई मेन क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करो, क्योंकि रिलेशन में जेईई मेन में भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, टफ सवाल पूछे गए हैं, तो उनको रिपीट करके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। नेक्स्ट फंक्शन और ITF स्मूथ चैप्टर है, हो जाएंगे, तो आप करने की कोशिश करोगे, हो जाएंगे। इसमें सवालों की ट्विस्टिंग अच्छी होती है, उन ट्विस्टिंग को समझना है। लॉगरिथम फंडामेंटल चैप्टर है, तो ये भी लाइटर वीक है कंपैरेटिवली। तो जो बैकलॉग पिछले वीक में जनरेट होगा वो आगे ट्रांसफर कर लेना बेटा अपनी एफिशिएंसी के अनुसार, टेंशन मत लेना। आपका लगभग सारे चैप्टर खत्म हो गए, एक भौकाली चैप्टर बचता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप चाहो तो यहाँ कर सकते, क्योंकि लाइटर चैप्टर थे, यहाँ भौकाली चैप्टर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तैयारी हो गई है अब 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद, वही बोल रहा हूँ मैं, और यही तरीका है तैयारी करने का। अब यहाँ पर टिक ट्रैक टेबल है, मतलब आपने अपनी तैयारी कैसे करी है इसको ट्रैक करने के लिए है। जैसे डेफिनेट इंडिकेशन में हमने नोट्स कर लिए क्या, जो नोट्स के अच्छे सवाल थे वो कर लिए क्या, टिक कर दो, अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर जेईई एडवांस जहाँ से भी मिले हमने कर लिए क्या, हमने 50 क्वेश्चन प्लान किए या 100 क्वेश्चन प्लान किए, कर लिए क्या, हाँ कर लिए। नोट्स के 100 क्वेश्चन कर लिए क्या, 200 सवालों का जखीरा कर लिया क्या, इसमें हमें 50 क्वेश्चन और करने, नीड मोर 50, तो रिमार्क डाल के छोड़ दो। इस तरह से आप सोचो, ऐसे करके आप बोल दो ज़्यादा कुछ नहीं है, 200 सवाल प्रैक्टिस करने के बाद वैसे ब्रेन बढ़िया काम करेगा, तो ये चैप्टर तैयार हो गया है, ऐसा कुछ रिमार्क डाल दो। यहाँ पर रिवाइज एक रिमार्क लिख दो, रिवाइज सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वगैरह वगैरह, तो ऐसा नोट डाल दो, तो यहाँ पर डबल टिक रहेगा। तो जितने ज़्यादा डबल टिक आपको दिखते जाएंगे, बताओ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं होगा।
एकदम आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बूस्ट हो जाएगा। यही अपन को करना है, ठीक है? तो ये बात समझो, है ना? तो हर चीज प्लान करो, ठीक है? बाकी हर हफ्ते आप एक आध फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो, डर खत्म होता जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। अब बचते हैं बाकी के हफ्ते, क्या करना है इनमें? बिल्कुल तैयारी करो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन टफ लगे थे वो बार बार रिवाइज करो। 1 महीना काफी होगा, 1 महीना तो नहीं बचेगा, थोड़ा लगभग 1 महीना बचेगा। आप 20 दिन मान लो कुछ पुराना चैप्टर आगे बढ़ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बढ़ गया आगे, तो वहां से आप आगे बढ़ा सकते हो। 20 दिन भी काफी होंगे करने के लिए। बेटा बहुत आसान है मैनेज करना, बस सोचना शुरू करो कि नहीं कर सकते मैनेज, ये बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए डूज पे पहले बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, वीकर टॉपिक को बैलेंस करो, ठीक है? कम से कम इतना तो कर लो कि PYQs हो जाए, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कई बार सेम प्रोफाइल आ जाए या वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस आ जाए तो हम करके आ जाए। प्रैक्टिस MCQs और 1 to many मैट्रिसेस, वही MCQ अपन को सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा MCQ मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, मतलब एक सवाल के बहुत सारे करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो डेटा आपके पास रहता ही है, मॉड्यूल में रहता है, PYQ में रहता है, या कहाँ से भी आप करना चाहते हैं, जो आपके टीचर्स गाइड कर रहे हैं, मेंटर गाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, लेकिन करें, ठीक है? दूसरा, मॉक टेस्ट दें और उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। विदाउट एनालिसिस मॉक टेस्ट किसी काम का नहीं है। मैंने बता दिया कि एनालिसिस कैसे करना है। दूसरा, डोंट्स, डू नॉट गेट पैनिक, चिंता ना करें। कभी किसी टेस्ट में कम नंबर आए, पैनिक नहीं होना, ज़्यादा आए तो भी बहुत खुश नहीं होना, बैलेंस रखना है। कम आ रहा है, वापस एनालिसिस करो, सारे क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, अपने आप वो होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। कोई भी नई किताब शुरू मत करो, अपने नोट्स और अपनी स्टडी पर ध्यान दो, वही काफी है। दूसरा, तबीयत का ध्यान रखो, चाट पकौड़ी ये सब मत खाओ बाहर का, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ, कोई भी वायरस बाहर का आया, जुकाम हो गया, तो आपका 4-5 दिन खराब हो गया, आपका पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल हाइजीनिक फूड खाओ, हेल्थ का ध्यान रखो, जो आपके आसपास क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चलती हैं, अगर ठंड का मौसम है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आप क्लोथ्स पहनते हो वो फॉलो करो, गर्मी है तो उसके हिसाब से आप खुद को बैलेंस करो। अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, दोस्तों से बातें करने में, स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, इन सब में अभी वक्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। खुद के रिफ्रेशमेंट के लिए आप आधा पौन घंटा कुछ लेजर टाइम ले सकते हो। स्पोर्ट्स का, मोबाइल और टीवी से दूर रहने की कोशिश करो, अदर देन स्टडीज़, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्टडीज़ के लिए डेफिनेटली आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो मोबाइल बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कुछ लॉक्स वगैरह लगा के रखो। दोस्तों से फालतू डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने वक्त की कीमत को पहचानो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इन सब रास्तों से आप अपना जो मंजिल है वो प्राप्त कर सकते हो और आप पहुँच जाओगे आपकी मंजिल की तरफ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, आई विश गुड लक टू ऑल ऑफ यू।